हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोगों को पढ़ना है ग्रंथिल उपकला, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये होता है उपकला उत्तक का दूसरा प्रकार। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि ये दो प्रकार का होता है, उपकला उत्तक दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बाबू? कौन कौन? कवरिंग एपिथेलियम, कवरिंग एपिथेलियम, और दूसरा क्या होता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है ना। यहां पे कवरिंग एपिथेलियम केवल कवर्ड का कार्य करता था, किसी पदार्थ का सेक्रेशन नहीं करता था। ठीक है ना। लेकिन ये जो कवर्ड करेगा, जिस अंग को ये कवर्ड करेगा या आच्छादित करेगा, वो कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रावण करेगा या म्यूकस श्लेष्मिक पदार्थों का स्रावण करेगा। ठीक है ना। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। ये कहां कहां पाया जाता है और क्या क्या चीज का सेक्रेशन करता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्रंथिल उपकला। दूसरा प्रकार था उसका ग्रंथिल उपकला, ग्रंथिल उपकला। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ध्यान दीजिएगा। ग्रंथिल उपकला का निर्माण कहां से होता है? तो आपको बहुत पहले पढ़ा दिया गया है घनाकार और स्तंभाकार उपकला। तो घनाकार और स्तंभाकार उपकला से यह बना होता है। ठीक है ना। इसका निर्माण कौन करता है बाबू? घनाकार और स्तंभाकार उपकला करता है। ठीक है ना। रही बात कि इसका ग्रंथिल उपकला जिस कोशिकांग में पाया जाता है, वहां पे अनेक रासायनिक पदार्थों का स्रावण करता है। ठीक है ना। हमारे शरीर में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ सेक्रेशन किए जाते हैं, वो भी किसके द्वारा? तो ग्रंथि के द्वारा। तो यहां पे हमको ग्रंथि नहीं पढ़ना है, केवल हमको पढ़ना है कि जो ग्रंथियां होती हैं वो किस उपकला में कहां कहां पाई जाती हैं। ठीक है ना। और जो उपकला आच्छादित होता है उस उपकला में ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथि के लिए तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ग्रंथि का टाइप से बताऊंगा, ग्रंथि क्या होता है। ठीक है ना। कितने पदार्थों का सेक्रेशन करता है, कौन कौन से पदार्थों का सेक्रेशन करता है। लेकिन यहां पे केवल हमको ये पढ़ लेना है और जान लेना है कि जो ग्रंथिल उपकला होता है यह अंग को आच्छादित करता है, और जिस अंग को आच्छादित करता है ये आंतरिक अंगों को आच्छादित करता है, और जिस अंग को आच्छादित करता है इस उपकला यानी कि इस उत्तक में ग्रंथियां पाई जाती हैं और अनेक पदार्थों का स्रावण करती हैं। ठीक है ना। हाँ बाबू, मैं ये कह रहा था कि जो ग्रंथिल उपकला होती है, ठीक है ना, इसमें जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो जो ग्रंथि जिस कोशिका से बना होता है उसकी कोशिका एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकती है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। सेल्स के आधार पर, माने कोशिका के पाए जाने के आधार पर, संख्या के आधार पर दो प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन से बाबू? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है ना। मल्टी सेलुलर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे कि जो यूनिसेलुलर जो ग्रंथि है वो विशेषकर श्लेष्मिक पदार्थों का स्राव करती हैं। ठीक है ना। एक बात और है कि इनमें ये जो कोशिकाएं जिस पदार्थ का सेक्रेशन करती हैं उसके लिए विशेष नलिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं। यानी कि ये उत्तक के सरफेस पे अपने पदार्थ को स्रावण करती हैं। ठीक है ना। जैसे बकल कैविटी, मुख गुहा हो जाएगा। ठीक है ना। मुख गुहा की जितनी ग्रंथियां होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो जो है ऊपर सरफेस पे पदार्थों का स्राव करती है। जैसे ग्रसनी हो जाएगा, ग्रसनी में भी हो जाएगा। ठीक है ना। आंत
आंत में भी यही ग्रंथि उपकला पाया जाता है, यूनिसेलुलर वाला ग्रंथि उपकला पाया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमारे नाक में भी पाया जाता है यही, जो श्लेष्म का स्राव करता है, ठीक है ना। मैं अभी अभी एक स्पेसिफिक इसका कैरेक्टर बताया हूं कि यह केवल श्लेष्मिक पदार्थों का ही श्रावण करेगी, अन्य और रासायनिक पदार्थों का श्रावण नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जो यूनिसेलुलर जो सेल्स है, जो यूनिसेलुलर सेल्स हैं, जो केवल एक पदार्थ का श्रावण कर रही है, केवल कौन से पदार्थ, श्लेष्मिक पदार्थ का श्रावण कर रही है, इसके कोशिका का नाम देते हैं हम गॉबलेट कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गॉबलेट सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यह केवल श्लेष्म पदार्थों का श्रावण करती है, ठीक है ना। अब यहीं पे मल्टी सेलुलर है। अब मल्टी सेलुलर की जो कोशिकाएं होंगी, मल्टी का मतलब ज्यादा, यानी कि जिस उपकला में यह ग्रंथि पाया जाता है, इस ग्रंथि की कोशिकाएं जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के होने के कारण ये भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती हैं, ठीक है ना। और इनके लिए विशेष प्रकार के नलिकाएं उपस्थित होती है वहां पे, जो प्रत्येक रसायन पदार्थ एक प्रत्येक नलिकाओं द्वारा ऊतक के सरफेस पे आकर के खुलती हैं, ठीक है ना। और ये सीरम से रिलेटेड होती हैं, अर्थात रुधिर से भी रिलेटेड होती हैं। इसकी जो नलिकाएं होती हैं वो रुधिर से भी रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए अग्नाशय है, तो अग्नाशय क्या है, अग्नाशय जो बना हुआ है वो एक प्रकार की ग्रंथि है, और वो ग्रंथि अनेक जठर रसों का स्राव करती है, ठीक है ना। और वो इंसुलिन का भी सेक्रेशन करती है, तो इंसुलिन सीधे कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। तो इस तरह से ये ग्रंथियां जो होती हैं वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, अभी मैं बताया कि अग्नाशय में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ स्वेद ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड्स, जो स्वेद का सेक्रेशन करती हैं, जो पसीने के बाहर में निकलता है, वैज पदार्थ जो पसीने के बाहर में निकाला जाता है उसको नलिका के रूप में निकाला जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ तैली ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो हमारे हथेली पे होती हैं, पैर के निचले तलवे में होती हैं, ठीक है ना। और स्तन ग्रंथियां भी मल्टी सेलुलर कोशिकाओं की बनी होती हैं, क्योंकि दुग्ध का उत्पादन करती हैं वो अलग अलग कोशिकाओं से ही करती हैं, ठीक है ना। उनकी अलग अलग कोशिकाएं नलिका से होकर के एक दुग्ध नाल में खुल जाता है।